बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम फिजिक्स का चैप्टर 14 कर रहे थे और आज हमने एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करना है जिसका नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, चूंकि ये आर्टिकल एक थ्योरेटिकल आर्टिकल है, इस वजह से इससे रेलिवेंट सारी इंफॉर्मेशन हमने बोर्ड पे पहले से लिख ली है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इस इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन अभी मैं ये चाहता हूं कि आप सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें जो मैं बोल रहा हूं। स्टूडेंट्स, हमारा डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी क्वांटिटीज के साथ एनकाउंटर होता है जो कि टाइम के लिहाज से बहुत तेजी से तब्दील हो रही होती हैं और इनकी सही नेचर का पता होना भी बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक हार्ट की परफॉर्मेंस देखनी है तो हम सिर्फ उसको पल्स से ही स्टडी नहीं कर सकते, हम उसको एक स्क्रीन के ऊपर स्टडी करते हैं और अगर जरूरत हो तो हम उसका प्रिंट भी निकाल लेते हैं जिसको ईसीजी कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, ये जो स्क्रीन आपको हार्ट की परफॉर्मेंस दिखा रही होती है इसको हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं। स्टूडेंट्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कोई भी फिजिक्स लैब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। यही वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है जिसकी मदद से हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और डायरेक्ट वोल्टेज की नेचर को समझ सकते हैं, इनकी मैग्नीट्यूड को एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको CROB कहा जाता है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन बनती है, कहता है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इज अ वेरी वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट विच इज इन फैक्ट अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। यानी कि जो भी क्वांटिटीज होती हैं ये उनको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। और ये क्वांटिटीज या फंक्शंस किस तरह के होते हैं? ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि टाइम के लिहाज से बहुत रैपिडली वेरी कर रहे हो, यानी जिनको हम अपनी सेंसेस यूज करते हुए स्टडी नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, 1897 में जर्मन फिजिसिस्ट फर्डिनेंड ब्राउन ने सबसे पहले एक CRO बनाया था। तब से लेके अब तक CRO की डिफरेंट वेरिएंट्स हमारे सामने हैं, लेकिन इन तमाम CROs में सर्किट सेम है और इनके ऊपर ग्राफ प्लॉट करने का मेथड भी सेम है। वो मेथड ये है कि हम एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से ग्राफ को प्लॉट करते हैं और यही वजह है कि हम CRO को कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कहते हैं। तो ये बात भी हमने यहां पे मेंशन कर दी है कि CRO को CRO क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट ट्रेसेस द डिजायर्ड वेवफॉर्म विद द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर कॉल्ड कैथोड रेज। अब स्टूडेंट्स, बात यहां पे ये आती है कि इसमें कैथोड रेज को ही क्यों यूज किया जाता है या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्यों यूज किया जाता है। तो आप लोगों को यह बात पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का मैस बहुत कम होता है और मैस कम होना मतलब इलेक्ट्रॉन का इनर्शिया कम होना। तो यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन इनपुट वेव फॉर्म की छोटी छोटी वेरिएशन को बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर देता है। तो ये बात हमने यहां पे लिखी है कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव लो इनर्शिया इफेक्ट्स, इट कैन फॉलो द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ रैपिडली चेंजिंग इनपुट सिग्नल। यानी कि जो भी इनपुट सिग्नल होता है उसकी स्लाइट इंफॉर्मेशन भी इलेक्ट्रॉन बीम को चेंज करवा सकती है। अगर हम कोई हैवी पार्टिकल कंसीडर करते यहां पे तो डेफिनेटली उसका इनर्शिया ज्यादा होता और वो स्लाइट वेरिएशंस को ऑब्जर्व ना कर सकता। अब आइए स्टूडेंट्स, हम यहां से इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो चूंकि हम इलेक्ट्रॉन बीम को डिफ्लेक्ट करके स्क्रीन पे ग्राफ बनाते हैं, सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ CRO। तो ये बन जाएगा कि इट वर्क्स बाय द डिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन एज दे पासिस थ्रू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू सेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट्स। यानी कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड रखने वाली पैरेलल प्लेट के दरमियान से पास करते हुए डिफ्लेक्ट करती है, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। अब स्टूडेंट्स, हम एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को कंसीडर करते हैं और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो किस तरह वर्क करते हैं, आइए अब इसको हम स्टडी करें। जी स्टूडेंट्स, तो सपोज करें कि ये हमारे पास एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है और इसके इंटरनली अगर हम पार्ट्स को देखें तो यहां पे सबसे पहले एक कैथोड रे ट्यूब है, एक वर्टिकल एम्पलीफायर है विद डिले लाइन सर्किट, एक हॉरिजेंटल एम्पलीफायर है जिसको स्वीप एंड टाइम बेस्ड जनरेटर और ट्रिगर के साथ कनेक्ट किया हुआ है और साथ पावर सप्लाईज हैं।
तो स्टूडेंट्स दीज आर द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इनको अब हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट है कैथोड रे ट्यूब। स्टूडेंट्स कैथोड रे ट्यूब को हम CRO का हार्ट भी कहते हैं और यही डायग्राम बुक के पेज नंबर 69 की साइड इंफॉर्मेशन में भी आपको दिखाई हुई है। स्टूडेंट्स कैथोड रे ट्यूब बेसिकली एक ग्लास की इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है जिसमें यह सारा प्रोसेस हो रहा होता है। आइए स्टूडेंट्स अब हम कैथोड रे ट्यूब के इंटरनल कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन गन का फर्स्ट पार्ट है एक फिलामेंट जिसको F से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यह बेसिकली एक कॉइल होता है। जब भी इसमें से करंट पास करती है तो यह जूल्स लॉ के मुताबिक हीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और इसी वजह से हम इसको हीटर भी कहते हैं। तो ये हमारे यहां पे फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन गन इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट F and it produces heat when the current is established according to Joule's law, which is H is equal to I square RT। अब स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट को कैथोड कहते हैं, जिसको C से रिप्रेजेंट किया हुआ है। यह एक मेटल की प्लेट होती है जिस पे हमने बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग की हुई है और इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है, जिसकी वैल्यू तकरीबन -1000 वोल्ट के इक्वल होती है। अब स्टूडेंट्स फिलामेंट जो हीट प्रोड्यूस करता है, कैथोड उस हीट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना शुरू कर देता है बाय द प्रोसेस विच इज नोन एज थर्मियोनिक एमिशन। और इस सिचुएशन में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स कैथोड की प्लेट में से बाहर निकलते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना देते हैं जो कि एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट आता है जिसको ग्रिड कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये ग्रिड एक कप की तरह का होता है जिसको हमने हाई नेगेटिव पोटेंशियल दिया होता है और इसकी वैल्यू -1050 वोल्ट के इक्वल होती है। ग्रिड में एक होल होता है जहां से इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर किया जाता है। अब ग्रिड का काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करे। अगर आप इसके पोटेंशियल को मोर नेगेटिव करते जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन तक पहुंच के इमेज बनाएंगे, यानी कि स्क्रीन पे स्पॉट की ब्राइटनेस जो कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इसके नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू को कम करते हैं तो इस सिचुएशन में लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे, यानी कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड से पास करके स्क्रीन तक पहुंचेंगे और वहां पे एक ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे कह सकते हैं कि ग्रिड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्क्रीन पे बनने वाले स्पॉट की ब्राइटनेस को ग्रिड की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। और स्टूडेंट्स ब्राइटनेस कंट्रोल करने की नॉब CRO के फ्रंट पैनल पे दी जाती है जिसको रोटेट करके हम स्पॉट की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 3 सिलेंडर नुमा एनोड्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला एनोड प्री एक्सेलरेटिंग एनोड कहलाता है। अब स्टूडेंट्स इसका काम यह होता है कि ग्रिड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करे। इसके बाद दूसरा एनोड आता है A2 जिसको हम फोकसिंग एनोड कहते हैं और इस पे -600 वोल्ट का पोटेंशियल होता है। ये इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करने के काम आता है या स्क्रीन के ऊपर बीम को शार्प करने के काम आता है और इसके कंट्रोल की नॉब भी CRO के फ्रंट पैनल के ऊपर फोकसिंग के नाम से हमें नजर आ रही है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद थर्ड एनोड A3 आता है जिसको एक्सेलरेटिंग एनोड कहते हैं, जो कि फोकसिंग एनोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर एक्सेलरेट करता है ड्यू टू द हाई पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इस एनोड के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 0 वोल्ट के इक्वल होती है। तो ड्यू टू द हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड A2 एंड A3 इलेक्ट्रॉन्स हायर वेलोसिटी पे एक्सेलरेट किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई ये पूछे कि इलेक्ट्रॉन गन कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है तो ये आपने उसमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन गन में एक फिलामेंट होता है, एक कैथोड होता है, एक ग्रिड होती है और 3 अदद एनोड्स होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है और ये MCQ में भी पूछ लिया जाता है।
अब स्टूडेंट्स यहां तक कैथोड रे ट्यूब का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसको डिफ्लेक्टिंग सिस्टम का नाम दिया जाता है, जहां पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को दो पैरेलल प्लेट के सेट में से डिफ्लेक्ट करवा के ग्राफ हासिल किया जाता है। स्टूडेंट्स इसमें पहले हम हॉरिजॉन्टल पैरेलल प्लेट्स को स्टडी करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को वर्टिकली कंट्रोल करती हैं, और इसी वजह से इन प्लेट्स को Y एंड Y प्राइम का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स वो वोल्टेज जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं उसको इन्हीं प्लेट्स के अक्रॉस अप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल एम्पलीफायर एंड डिले लाइन। अब स्टूडेंट्स हम वर्टिकल प्लेट्स की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स वर्टिकल प्लेट्स अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टली कंट्रोल करती हैं, और इसी वजह से हम इन प्लेट्स को X एंड X प्राइम प्लेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वोल्टेज आप X और X प्राइम प्लेट को अप्लाई करते हैं, यह एक बिल्ट इन सर्किट की वजह से सप्लाई की जाती है, जिसको स्वीप एंड टाइम बेस्ड जनरेटर कहा जाता है। यह इंटरनली गवर्न्ड सर्किट होता है जिसकी वोल्टेज सॉटूथ वेवफॉर्म होती है। जब इलेक्ट्रॉन बीम इन दोनों प्लेट से पास कर जाती है तो इसके बाद हमारे पास थर्ड कंपोनेंट आता है, जिसको हम डिस्प्ले सिस्टम का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स डिस्प्ले सिस्टम में हमारे पास एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है। जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्टिंग सिस्टम से पास करके इस स्क्रीन तक पहुंचती है तो इस स्क्रीन के ऊपर ग्राफ प्लॉट करना शुरू कर देती है। स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात आपने यहां पे याद रखनी है कि स्क्रीन का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने ये देखा है कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और हर एक कंपोनेंट का क्या काम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये सारे कंपोनेंट्स मिलके किस तरह से कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की स्क्रीन के ऊपर वेवफॉर्म बनाते हैं। तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।